साल 2020-21 सरकार 3 नए कानून लाती है। ये कानून लाए गए थे ताकि किसानों का फ़ायदा हो पाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो पाए, वो भी ग्लोबल लेवल पे जो किसान है उनसे कम्पीट कर पाए और पूरे विश्व भर में अपना सामान बेच पाए, अपनी फसलों को बेच पाए। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये 3 कानून का विरोध होता है और विरोध कुछ इस प्रकार होता है कि किसान रोड पर आते हैं, भारत बंद जैसे घटनाएँ होती हैं, साथ ही साथ में एक भारी लेवल पर हिंसा होती है, दिल्ली के बॉर्डर सीज होते हैं, दिल्ली में आवाजाही बंद हो जाती है और किसान साल भर तक सड़कों पे रहता है। साथ ही साथ में एक बड़े पैमाने पर इस पर विरोध होता है और इसका ही लास्ट में आउटकम जो था वो ये था कि 2022 चुनाव में सरकार को भी नुकसान होता है, भाजपा सरकार को। लेकिन ये कानून में ऐसा था क्या? इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक दोस्तों 2020 से पहले क्या हो रहा था? 3 तरीके कॉमनली यूज हो रहे थे जिनके थ्रू किसान अपनी फसलों को बेचते थे। पहला तरीका था एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, दूसरा तरीका था एपीएमसी मंडी और तीसरा था डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि एक कोई बड़ा व्यापारी है उसको किसान बेच देता है, बस इतना ही होता है। बाकी ये जो दो है एमएसपी और एपीएमसी मंडी, जिसको हम लोग अभी डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ और इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एमएसपी के थ्रू क्या होता है? एमएसपी के थ्रू सरकार एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है, उसी प्राइस से वो फसलों को खरीद लेती है। जैसे कि मान लीजिए गेहूं की फसल है तो उसने 22 रुपए सिलेक्ट कर दिया, अब 22 रुपए के हिसाब से ही फसल बिकेगी, चाहे फसल अच्छी हो या खराब, उससे उनको मतलब नहीं बनता। ये सरकार की डायरेक्ट खरीदती है। साथ ही साथ देश इसी प्रकार से फसलें खरीदी जाती हैं, लेकिन देश सिर्फ पेपर पर होती हैं, खरीदते ये लोग 2 या 3 फसलें ही हैं। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया या मक्का हो गया या कोई दाल हो गई, 2, 3, 4 फसलों से ज़्यादा ये लोग खरीदते ही नहीं है एमएसपी पे। दूसरा रीज़न ये है कि एमएसपी से क्या होता है, किसान को ये भरोसा रहता है मेरी अगर फसल कहीं भी नहीं बिकेगी तो 22 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए कोई भी एक प्राइस है मिनिमम, इतने पे तो हम सरकार को बेच ही देंगे। अब आती है एपीएमसी मंडियाँ। एपीएमसी मंडियों में क्या होता है, 3 लोग होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका एजेंट जिसको हम लोग आढ़ती बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बायर जो खरीदने आया होता है, ठीक। बायर अलग अलग होते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, बट सबके पास लाइसेंस होता है हफ्ता जो सरकार रिलीज करती है। किसान बेचता है, एजेंट का काम ये होता है, एजेंट फसल को बिकवाता है, ठीक है, मिलाता है बायर को, सेलर को, साथ ही साथ में पूरी डील कराता है और किसान को ये एश्योरिटी देता है कि आप जो फसल बेच रहे हो इसका पूरा पैसा आपको मिलेगा, आपके साथ कोई भी धांधली नहीं होगी। क्योंकि किसान एक छोटे लेवल पर होता है, उसके पास अगर लिमिटेड जमीन है, लिमिटेड पैसा है तो वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, वो इतना नहीं लड़ पाएगा। इस चक्कर में एक एजेंट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ मंडी में भी आपको स्टोर करना है, आपको वहाँ पर लेबर चाहिए, आपको अपने सामान को उतारना है, रखना है, दुनिया भर के काम होते हैं, सारे आड़ती ही कराते हैं, इनको हम लोग एजेंट भी बोलते हैं। आप समझते हैं होता क्या है? अब मान लीजिए आपके पास कोई फसल है, आपके पास गेहूं की फसल है, आप लेके गए मंडी में उस पर बोली लगेगी, या तो आपकी जो बोली होगी वो एमएसपी से ज़्यादा होगी या कम होगी। 2 ही रीज़न होते हैं बेसिकली। एमएसपी से ज़्यादा मतलब ये होता है कि मान लीजिए 22 रुपये एमएसपी सरकार ने सेट कर रखा है, इसलिए सरकार 22 रुपये में खरीदेगी। तो मंडी में अगर मान लीजिए आपकी फसल अच्छी है तो वहाँ पे आपको बोली लगी 24 रुपये की, तो आपको फ़ायदा हो गया। अगर इन केस आपको बोली लगी 20 रुपये की, तो आपके पास एक बैकअप ये है कि आप जाकर एमएसपी पे बेच सकते हो जाके बाहर से। और बेसिकली जो एमएसपी पे खरीदते हैं वो आढ़ती ही होते हैं, आढ़ती के पास ही इस चीज़ की अथॉरिटी होती है, वो एमएसपी पे खरीद लेता है, सरकार डायरेक्ट खरीदती नहीं है, वो इन्हीं का यूज़ करती है, एजेंट्स का। अब इसमें क्या होता है एपीएमसी मंडी में? एपीएमसी मंडी में जो आढ़ती होता है वो कराता है, पूरी डीलिंग कराता है, पैसे का ध्यान रखता है, टाइम पर पेमेंट हो और पैसा ना मारा जाए किसान पे, ये सारी चीज़ों को एश्योर करता है। साथ ही साथ आढ़ती पहले भी लोन पर पैसा दे देते हैं किसानों को ताकि वो अपनी फसल को कर पाएँ। साथ ही साथ और लोन पे ही वो खाद उठवा देते हैं। लोन पे क्या बेसिकली वो एक अमाउंट लेते हैं कि आपको इतना-इतना पैसा पे करना पड़ेगा जब अपनी फसल हो जाए, लेकिन हम आपको उधारी पे दे देंगे। सबसे सटीक वर्ड है उधारी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए एक आढ़ती है, वो क्या करता है, वो 2 से 6% ऑफिशियल तो कमीशन लेता है अपना कि हमारी फसल बिकवा रहे हैं, हम लेबर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, हमको इतने परसेंट चाहिए, 2 से 6%। मान लीजिए आपकी फसल का रेट है 100 रुपये, तो 6 रुपये तो उसका हो गया, प्लस 5 रुपये मंडी का टैक्स लगता है। मंडी में बेचने का भी एक टैक्स होता है, वो 5% होता है सपोज। अगर 100 रुपये है तो उसमें 5 रुपये आपका टैक्स हो गया, तो 11 रुपये आपके ऐसे ही निकल गया मंडी में। साथ ही साथ क्या होता है कि ये आढ़ती अलग से भी पैसा लेते हैं, कुछ 2, 4, 5%। वो क्या होता है कि हम आपके यहाँ से मान लीजिए फसल को लेकर आए, आप नहीं ला सकते हैं,
क्योंकि मंडी तो पूरे जिले में एक ही होती है। वहाँ पर फसल लाना है, मान लीजिए दूरी आपकी 30 किलोमीटर है, तो लाने में आपको खर्चा होगा, ठीक है। लेबर चाहिए आपको, लेबर कॉस्ट भी पड़ती है, दुनिया भर का वो अलग से पैसा लेते हैं। मतलब मोटा-मोटा 15% आपका चला जाएगा मंडी में, अगर आप मंडी में फसल बेच रहे हैं तो। एजेंट वेजेंट के चक्कर में ऊपर से क्या होता है, फिर जो एजेंट होते हैं वो बायर से सेट कर लेते हैं बायर्स को, ठीक है। बोली को एक लेवल पे सेट कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी तो किसान को फ़ायदा कम होगा। फ़ायदा इन्हीं को होता है, बायर को फ़ायदा होता है, एजेंट को फ़ायदा होता है। इन्हीं सब चक्कर को सोच करके सरकार ये 3 नए कानून लाए थे। लेकिन अब इन कानून में भी समस्याएँ क्या खड़ी हो गई वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। दोस्तों, जो खाद होती है, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, वो भी किसानों को डायरेक्टली सरकार नहीं देती है। वो भी बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे इफ़को हो गई, आपकी सबसे बड़ी कंपनी है। इफ़को को ही पूरे लाइसेंस होते हैं, इफ़को ही बेचती है। इफ़को भी कोई डायरेक्ट रिटेल आउटलेट नहीं खोलती, वो भी एजेंट्स के थ्रू ही जो आड़ती होते हैं, यही 90% ले लेते हैं ऐसी दुकानों को, ऐसे लाइसेंस ले लेते हैं, यही बेचते हैं। तो एक आड़तियों का ये भी फ़ायदा होता है कि वो किसानों को जानते हैं पर्सनली, वो किसानों को डायरेक्ट दे देते हैं उधारी पर, बाद में पैसा ले लेते हैं। इस चक्कर में किसान का अल्टीमेट लॉस होता है, बट सॉल्व टाइम फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक से लोन लेना किसान को, एक जिसके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है। वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर उसका पैसा फँस जाता है मान लीजिए किसी डायरेक्ट कंपनी के चक्कर में, तो वो उस पे कार्रवाई नहीं कर सकता। इन्हीं सबको सोच करके सरकार 3 कानून बनाती है। उनको लगता है कि एक तरह से किसान का फ़ायदा हो और किसान ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिट कर पाए और ग्लोबल लेवल पे अपनी फसल को बेच पाए, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए। इन चक्कर में वो 3 कानून बनाते हैं। पहला कानून का क्या था? पहले में बेसिकली कुछ नहीं था, पहले में बस इतना था कि जो फसल बिकेगी वो बाहर भी बेच सकता है किसान, ठीक है। बाहर से भी डायरेक्टली कोई कंपनी खरीद सकती है, जैसे अमेज़न, वॉलमार्ट, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हो गई, यहाँ पर विशाल हो गए, तमाम कंपनियाँ हैं, ये डायरेक्टली खरीद सकती है किसान से। लेकिन इसमें किसानों को क्या लगता है, किसान को ये लगता है कि यार इस चक्कर में फिर मंडियाँ बंद हो जाएँगी, फिर एमएसपी खत्म हो जाएगी। अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी तो मान लीजिए कंपनी है, कंपनी सोच रही है कि पहले तो स्टार्टिंग में हम अच्छा पैसा देंगे, कि 22 की फसल का हम 30 रुपए देंगे, बाद में अगर 15 कर दिया तो एमएसपी तो है नहीं, फिर किसान बेचेगा कहाँ? मजबूरी है किसान की, अगर बेचता नहीं तो सामान खराब होगा उसका, क्योंकि एक फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, फसलें ऐसी होती हैं जिसको एक शॉर्ट टाइम के लिए ही किसान अपने पास स्टोर कर पाता है, उसके बाद वो खराब होने लगती है। तो इन सबको सोच के किसान को ये लगता है यार इस चक्कर में क्या होगा, बाहर बेचने के चक्कर में, जो प्राइवेट कंपनीज को बेचने के चक्कर में, स्टार्टिंग में कंपनियां अच्छा पैसा देंगी, बाद में फिर हमसे ही वापस वसूली करेंगी, ठीक है। और दूसरा, एमएसपी खत्म होगी, मंडियां खत्म होगी, तो जो मिनिमम उनको एक ये था कि इस पर तो हमारा प्राइस बिकेगा ही, इससे कम में तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट इतना पैसा हमको मिल ही जाएगा। वही नहीं मिल पाएगा, फिर औने पौने भाव पे बेचना पड़ेगा। दूसरा लॉ होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या था, इसमें सरकार ने सोचा था कि कोई बड़ी कंपनी वो किसान से पहले ही बात कर लेगी, पहले ही प्राइस सेट कर लेगी, पहले ही बता देगी कि ये फसल तुमको, हम तुम्हें ये दवा देंगे, इसका प्रोसेस ये है, हम ये फसल इतने में खरीद लेंगे और इतनी निकलेगी, हमें इतनी चाहिए। किसान को लगता है कि इससे किसान ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो वो कोर्ट भी नहीं रखते, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ डीएम या एसडीएम के पास ही जा सकते हो, ठीक है। अब कंपनी के खिलाफ किसानों को केस लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। किसान जिसके पास 2-4-5 एकड़ जमीन है, जिसको साल में खाने की भी दिक्कत होती है, वो केस कैसे लड़ेगा बड़ी कंपनी के खिलाफ। दूसरे जो कानून था इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होता है, इसका कारण यही था कि कंपनी से हम लड़ेंगे कैसे, ठीक है। अब आता है तीसरा कानून। अब तीसरा ये कानून था कि जो इसेंशियल आइटम्स जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट पे नहीं रखेंगे, इम्पोर्टेंट लिस्ट से बाहर कर देंगे, सरकार बोलती है। इससे होगा क्या कि प्राइवेट कंपनीज बड़े-बड़े स्टोर बनाएंगी, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे और वो स्टोर करेंगी, ठीक है। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम अवेलेबल रहेगा और ख़राब कम होगा। लेकिन इसके अपोजिट किसान सोचता ये है कि ये तो पहले सस्ते में खरीद लेगी, बाद में हमको ही महंगे में बेचेंगी, ठीक है। औने पौने भाव पे खरीद लिया, बाद में वही टमाटर जो 20 रुपए किलो खरीदा उसको वो 60 रुपए किलो बेचेंगी, ठीक है। इस चक्कर में किसान इस कानून का भी अपोज करते हैं। अब तीनों कानून का अपोज होने लगता है, इतना अपोज होता है कि ये कानून बनाने की प्रस्तावना आया था जून 2020 में और कानून बनता है सितंबर 2020 में। उसके बाद में फिर अभी 26 नवंबर को देश में भारत बंद जैसी घटनाएं होती हैं, दिल्ली चलो जैसे नारे होते हैं, बड़े-बड़े किसान नेता सामने आते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जैसी बड़ी-बड़ी संस्थान आगे आती हैं और इस प्रोटेस्ट को लीड करती हैं आगे। 26 जनवरी 2021 के दिन शाम के टाइम में लाल किले पे किसान चढ़ जाते हैं, लेकिन हालांकि उसमें भी कुछ बातें अलग-अलग थी। उसमें भी एक आगे कुछ उसमें खालिस्तानी सपोर्ट भी था। ज़रूरी नहीं कि सारे किसान ही थे, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाद में पूरा साल हो जाता है धीरे-धीरे चलते-चलते। 10-11 बार सरकार के किसानों की बातचीत होती है, लेकिन फैसला कुछ नहीं निकलता है। आखिरकार नवंबर के महीने में 2021 में मोदी जी आते हैं मीडिया में आने के बाद में फिर वो
अपना एक प्रोग्राम जो बहुत ही फेमस प्रोग्राम है मन की बात, उसमें इस कानून को वापस लेने की बात करते हैं। फिर आखिरकार दिसंबर में कानून वापस हो जाता है और साथ ही साथ किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट को वापस लेता है और किसान के लिए जो बना कानून था वो जब निरस्त हो गया तो सारी बात ही खत्म हो जाती। लेकिन ये काल 1 साल 15 दिन तक बराबर इस चीज़ का प्रोटेस्ट चला और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में जो किसानों ने किया था। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, मेरे बताने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, या सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, साथ ही साथ शेयर करो वीडियो को। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, तो आप कमेंट में बताया करो। खैर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।